नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज यहां बात करेंगे एक विवाद में जो नियमावली है, यानी जेएसएससी नई नियमावली आखिर विवादों में क्यों है, तो इसको लेकर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा गजट संबंधी कुछ बातों को। जो सरकार ने गजट प्रस्तुत किया है उसमें क्या ऐसा उन्होंने कह दिया, क्या ऐसा उन्होंने लिख दिया, क्या ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया, या यूं कहें कि क्या ऐसा लागू करवाने के वो मूड में पूरी तरह है और लगभग लागू ही है, जिससे झारखंड के छात्र छात्राओं में काफी कुंठाएं, काफी सरकार के प्रति निराशाएं घर कर गई है। तो उसको बताने से पहले कि जो जेएसएससी नियमावली नई बनी है, उसको बताने से पहले मैं बता दूं कि इसके पहले जो भी भर्तियां झारखंड में होती थी उसमें ये कंडीशन कभी भी नहीं था। अभी 2021 में जो नई नियमावली बनी है, एक पद का नाम दिया गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वही है जो सीजीएल के तहत एक पद आता है। ठीक, गजट में उन्होंने दो बातें लिख दी बिल्कुल स्पष्ट। पहली बात तो इन्होंने विवाद में क्यों है, तो पहली बात तो विवादों को लेकर सबसे पहले मैं बात करूं शुरुआत से, है ना। शुरुआत से करता हूं कि आखिर विवादों में क्यों है। सबसे पहले कि 5 लाख भर्ती देने का वादा किया आपने कि 5 लाख हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे प्रतिवर्ष, भर्ती प्रतिवर्ष। ये फेल्योर साबित हुए सरकार। दूसरा, आपने ये वादा किया था कि हाँ हम झारखंडियों को भर्ती में मतलब प्राथमिकता देंगे। ठीक है, मान लिए बात। एक हुआ है लैंग्वेज पेपर को लेके, जो कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि लैंग्वेज पेपर में ये कहीं ना कहीं एक तरह से अन्याय ही है। मैं इसे एक तरह से अन्याय ही कह सकता हूं, क्योंकि ये समझिए कि कोई भी एक बच्चा या बच्ची हो, अगर वो इंग्लिश मीडियम से, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की हो या किया हो, या कोई बच्चा एनसीईआरटी हिंदी, बिल्कुल हिंदी उसकी बहुत ठीक ठाक हो, पढ़ाई किया हो, अब वो बच्चा आज के डेट में खोरठा सीखने जा रहा है, ये तो वहां तक बिल्कुल सही है। मैं मान लेता हूं कि वो भी ठीक है अगर कोई बच्चा या बच्ची इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, और अगर ये प्योर गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे वो झारखंड के किसी भी गांव में रहते हो। झारखंड के 24 जिलों में जो 32,620 के आसपास गांव है, वहां किसी भी गांव में रहते हैं और गांव के कल्चर से थोड़ा भी प्रभावित हैं, तो उनके लिए उतनी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जो प्योर, मतलब अगर मैं बात करूं कि प्योर शहरी हैं या बड़े महानगरों में रहे हैं, उनके लिए तो ये काफी दिक्कत वाली बात है। और यहां पे हिंदी इंग्लिश को की जगह मान के चलते हैं कि हिंदी इंग्लिश हट भी गया तो एक हर जिले का क्षेत्रीय भाषा, जैसे अगर बात करूं पलामू में, तो पलामू में ना तो मगही चलता है ना ही भोजपुरी, इसका मिक्सअप चलता है। मगही प्लस भोजपुरी, ये दोनों मिला के लोग बोलते हैं, है ना। कभी कभी देखिएगा कि मगही का भी मिक्सअप आता है, भोजपुरी का भी। तो ये भी नहीं है 12 क्षेत्रीय भाषाओं में। ठीक है, ये भी मान लेता हूं मैं। चलिए, ये विवादों में गया था, ये विवादों में भी रहा। अंततः ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, हम 12 क्षेत्रीय भाषाओं में ही को ही प्राथमिकता देंगे। कारण क्या है कि वे 12 क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पे हम झारखंड के युवाओं को जॉब, युवाओं और युवतियों को जॉब देना चाहते हैं। यहां भी चलिए मान लेता हूं मैं एक पल के लिए कि चलिए भाई यहां भी ठीक ठाक है, ये भी बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, झारखंड के बच्चे या बच्चियां, मुझे इस बात को लेकर बड़ा दुख होता है, कभी कभी बहुत दुख होता है कि बहुत मेहनती हैं, फिर भी मतलब इन सब नीतियों के कारण मतलब असफल साबित होते हैं, साबित कर दिया जाता है। जैसे कोर्ट में कभी जाइएगा ना, तो जबरदस्ती का मतलब वकील जज के सामने, जैसे मूवी में देखा होगा, आप गए थे कि नहीं, अब गए किसी और काम से थे लेकिन वहां प्रूफ करना है कि आप उसी काम के लिए गए थे, अब गए थे कि नहीं, यहां या ना बताइए। मतलब ये वही बात हो गई कि हम नहीं है, दोषी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती का दोषी बनाने का ये किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। और पहले मैं तो ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं, इस वीडियो को बनाने का मेरा ये कतई मकसद नहीं है कि किसी जाति, संप्रदाय, धर्म या राजनीति को ठेस या चोट पहुंचाना। जो फैक्चुअल बातें हैं वही मैं बता रहा हूं, और अगर इसके बाद भी किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यूं समझ लीजिए, झारखंड के जो बच्चे हैं व बच्चियां हैं, इतने मेहनत करने के बावजूद क्यों पिछड़े रह जाते हैं नौकरियों के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा,
2017-16 की बात है, 17-18 की बात है, ठीक है, 17-18 की बात है। झारखंड में दारोगा की बहाली आई थी, लगभग 3000 मान लेता हूं मैं, लगभग। अब मुझे भी अच्छे से याद नहीं कि लगभग 2800, 2900, 3000 जो भी हो, 3000 के आसपास वैकेंसी आई थी। और इसमें एज लिमिट रखा गया था फॉर जनरल 26, जनरल के लिए अधिकतम था 26, ओबीसी के लिए 28 और बाकी अपना 30 तक था, 30 तक मेरे ख्याल से SC/ST का मान लेता हूं मैं। और ये दारोगा की बहाली मुझे जहां तक याद है 2010 में आई थी और फिर ये आई थी 18 में, 17-18 नहीं 18 मान लेता हूं, 2018। 8 साल का गैपिंग ये रहता है। इन 8 साल में मान लीजिए किसी एक बंदे का या बंदी का, बच्चे या बच्ची का ग्रेजुएशन होता है 2010 में ही, और उस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है जब वो वैकेंसी निकल चुकी होती है, क्योंकि वहां पे एज भी पूछा जाता है कि मिनिमम एज आपका 21 और मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 26 मान लिया मैंने। इस समय इस बंदे या बंदी का एज हो रहा है 20 साल 8 महीना। ये फॉर्म तो नहीं भरेंगे और इस बार यहां पे कितना हो जाएगा, तो 20 8 28 साल 8 महीना। क्या ये जनरल या ओबीसी के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे? नहीं। चलिए SC/ST की बात करता हूं। आपने उम्र रख दिया 30। मैं फिर से बता देना हूं कि इस वीडियो का कोई ऐसा मकसद नहीं है, बस ये रियलिटी को दिखाना है मुझे। और बिहार से ही विभाजित हुआ है झारखंड। बिहार में आज भी दारोगा का जो वैकेंसी निकलता है, एक मैं पार्टिकुलर बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी हैं जिसमें एज को लेके यहां सीधी सीधी बात कही जाती है कि कोई जनरल का बच्चा है, आप 37 तक एलिजिबल है। अब ये बात बताइए कि इसमें से क्राइटेरिया मिला लीजिए, कोई अगर जनरल का लड़का हो लड़की हो, ओबीसी का लड़का लड़की और ये SC/ST का 30 साल, वही अगर किसी का 32 साल SC/ST का हो रहा हो, 28 साल 2 महीना ओबीसी का हो रहा है, 26 साल 4 महीना जनरल का फॉर्म यहां झारखंड में नहीं भरेंगे, मतलब झारखंड में दारोगा नहीं बन के ये बिहार में एलिजिबल है। तो ये कौन सी विसंगति है, कैसे नियम बनाए जा रहे हैं बताइए। ये तो बीत गई सो बात गई कहने वाली बात होगी, बीत गया, इसको ढक दिया जाता है। अगला दरोगा का बहाली कब आएगा भगवान जाने। लेकिन ये सोचिए, सरकार को ये सोचना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम नियम बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, कहां पे जाके फंस जाएगा ये मामला। तो ठीक उसी तरह विवादों में JSSC नई नियमावली इसलिए है कि यहां पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। और मैं आप सभी छात्र छात्राओं को एक बात एकदम स्ट्रिक्टली बोलूंगा, बिल्कुल अभी धैर्य मत खोइए। अभी देखिए ये मतलब ये फाइनल नहीं हुआ है। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता या जब तक ये फाइनलाइज हो कि ये क्लियर नहीं हो जाता कि यही नियम है, तब तक आप वो मत रहिए। हाँ, लेकिन ये मान के चलिए कि 90-95% यही होगा, ठीक है, मानता हूं। विवाद में क्यों, इसका सबसे बड़ा रीजन है 10th और एक चीज और मैं बता दूं, 10th और या नहीं 12, 10+2 ये होना चाहिए झारखंड बोर्ड से। मतलब झारखंड राज्य में मान्यता प्राप्त जो भी स्कूल है, जैसे CBSE जो भी बोर्ड है, CBSE हो, जैक हो, कोई भी हो, उनसे होना चाहिए। एक सवाल यहां पे और आपका होना चाहिए कि सर मेरा जो है मैट्रिक तो हमने दिया है भाई 1999 में, या 15 नवंबर 2000 के पहले हमने 2000 में दिया। उस समय तो झारखंड बिहार एक था और मेरा बोर्ड था बिहार बोर्ड, मेरे बोर्ड में लिखा है बिहार बोर्ड। तो ये अब इस पे तो इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बस एक ही कंडीशन है कि ठीक है बोर्ड बिहार है, लेकिन आप झारखंड की भौगोलिक सीमा के अंदर यदि आपने पढ़ाई कर रखा हो 10th और 12 और बोर्ड ठीक है बिहार था, उसमें मान के लिया मैंने बिहार बोर्ड था। यदि झारखंड की भौगोलिक, मैं मान के चलता हूं कि कोई रांची का बच्चा हो, रांची में ही एग्जाम दिया, बिहार बोर्ड है ठीक है, रांची में ही, कोई गढ़वा का है, कोई लातेहार का है, कोई चतरा का है, कहीं का है, वो अगर इसी भौगोलिक सीमा के अंदर दिया हो तो मुझे जहां तक लगता है कि ये एलिजिबल है फॉर CGL। ठीक, अब विसंगति कहां है, ये कहा गया 10th और 12 जो भी है बच्चे, 10th और 12 वो यहां से करने चाहिए। 10th और 12 मतलब दोनों, कोई अगर एक बंदा या बंदी 10th यहां से किया, झारखंड के मान लीजिए कोई भी स्कूल ले लीजिए, जैसे DAV स्कूल रांची से किया, DAV स्कूल गढ़वा से किया, कहीं से भी कर लिया झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंदर 10th। लेकिन 12 ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली कि वो MP चला गया, दिल्ली चला गया, है ना, और पंजाब, कहीं भी जा सकता है भारत के किसी भी राज्य में कर लिया, तो वो एलिजिबल नहीं है अभी तक के गजट के अकॉर्डिंग। लेकिन कौन, ये है जो आरक्षण नीति से आच्छादित नहीं है, मतलब आप आरक्षण नीति में नहीं आते हैं। आरक्षण नीति में कौन आते हैं,
ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, लेकिन आरक्षण नीति में फॉर जनरल। तो ये अगर आपने 10th भी यहीं से किया है, 12th भी यहीं से किया है अभी तक के गजट के अनुसार, तो यही कहा गया है कि तभी आप फॉर्म सीजीएल का भरेंगे। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो होगा ग्रेजुएशन। कितना होगा? ग्रेजुएशन। अब यहां पे ये एक चीज क्लियर मैं कर देता हूं, ग्रेजुएशन में जो अपीयरिंग है वो फॉर्म नहीं भरेंगे, ये क्लियर कट बता देता हूं, इसमें कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, भर्ती निकलने के डेट, वहां डेट मेंशन रहता है कि इस तारीख तक आपके पास ये एक चीज होना चाहिए, तो उस तारीख तक होना चाहिए। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्स में होते हैं कि नहीं, आप अगर पार्ट 3rd में भी है, एग्जाम लिखने वाले हैं या पार्ट 3rd में चले गए हैं तो आप एलिजिबल है, लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, विवाद में होने का एक बड़ा कारण यही है कि भाई बहुत सारे, देखिए ध्यान दीजिए, ये तो बिल्कुल एक अन्याय ही है ना, है अन्याय, नो डाउट। अब एक बात बताइए, सबके बारे में सबको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, सेफ हैं, 10th और 12th यहीं से किए हैं, बाकी दुनिया से मुझे क्या। नहीं, ये तो वही वाली बात होगी कि सड़क पे जा रहे हैं और 4 बदमाश एक शरीफ आदमी को मार रहे हैं, हमको तो नहीं मार रहे, हम तो निकल गए। वहां कोशिश करिए कि अगर हो सके तो उसको पुलिस को बुलाइए, बचाइए। खुद नहीं बचा सकते तो कोई ऐसा उपाय करके जाइए, क्योंकि हो सकता है वही 4 बदमाश 10 दिन बाद आपको पीटने लगे। तो कहा नहीं जा सकता कि किसके ऊपर क्या गाज गिर जाएगा, तो हमेशा सबके लिए सोचना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक चीज और कहा गया है कि 10th और 12th यदि कोई भी आरक्षण नीति से व्यक्ति जो है या छात्र छात्रा आरक्षण नीति में आते हैं तो उनके लिए ये मामले शिथिल रहेंगे, मतलब नॉर्मल रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं कही गई है। विवाद में ये नहीं है, विवाद में ये है कि हम सर 10th और 12th बताइए, हमारे पापा आईएएस अधिकारी, हमारे पापा आईपीएस अधिकारी, हमारे पापा ये कर्मचारी हैं, हमारे पापा दारोगा में नौकरी किए, हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे या बिहार में ही थे, हमारी क्या गलती है? हम झारखंड का डोमिसाइल रखते हैं, रेसिडेंशियल दिखा रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब वोट भी करते हैं, फिर हम एग्जाम क्यों नहीं देंगे? खुद सोचिए, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये बहुत मतलब विसंगति है। अगर मैं बोलूं जेएसएससी जो नई नियमावली है इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति ये है। हाँ, सरकार को, जैसे आपने देखा होगा कि गजट जो लाया गया उसमें लिखा गया है कि हमने आर्टिकल 309 के परंतुक का यूज किया है, और आर्टिकल 309 के परंतुक को यूज करते हुए हमने ऐसा माना है, आर्टिकल 309 के जो परंतुक हैं उनका यूज हमने किया है। साथ ही साथ एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो आप परंतुक जोड़ दीजिए ना, यहां क्या दिक्कत है? आप परंतुक जोड़ दीजिए। जैसे अगर आपने ये नियम बनाया है, मैं इसका खंडन या विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां अन्याय वाली बात है वहां मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि अन्याय बिल्कुल सहन वाला बात नहीं है। ये आपने 10th और 12th ऐसा कर रखा है तो इसमें एक कंडीशन लगा दीजिए। कंडीशन क्या लगना चाहिए? उसमें ये आप कह दीजिए कि चलिए भाई, आरक्षण नीति जो आते हैं वो 10th 12th के मामले में शिथिल हैं। 10th और 12th के जो मामले ये बनाए गए हैं कि अगर आरक्षण नीति से बाहर है आप, तो 10th और 12th झारखंड से ही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, यहां से आप पढ़ाई किए हुए हो, बिल्कुल ठीक ठाक बात है, मैं मान लेता हूं। इसमें एक आप परंतु जोड़ दीजिए कि ठीक है, बाय द वे किसी का जॉब है, किसी कारणवश बाहर रहे हैं और झारखंड के मूल वासी हैं, उनके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, उसमें एक ये चीज कर दीजिए कि फॉर्म भरने टाइम वैसे बच्चों के फॉर्म बिल्कुल अलग रखें, हालांकि ये एक चुनौती भरा कार्य है, लेकिन अब मैं एक चीज सीधा सीधा क्लियर कट बता देता हूं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेवारी से विमुख होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने ईमानदार होते हैं कि मन करता है कि उनको हमेशा सैल्यूट करते रहें, होते हैं। आप हर डिपार्टमेंट में जाके देखिए, और कुछ जो सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी में क्लर्क बैठे हैं सबसे नीचे वाले पद पे, वो तो लगते हैं कि हम यहाँ के राजा हैं। ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन राजा समझते हैं। अब जाइए किसी क्लर्क को या छोटे मोटे जो स्टाफ है उसको कह के दिखी जाए कंप्यूटर ऑपरेटर को, लगे कि एकदम राजा है यहाँ का, मतलब जैसे ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक में कभी जाइए, कंप्यूटर ऑपरेटर को लगा कि हम यहाँ के किंग हैं। अरे भैया, किंग नहीं हो, एक पद मिला है, उसका उत्तरदायित्व निभाइए। हर एक व्यक्ति भारतीय समाज में जो भी लोग रह रहे हैं, भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में हर एक व्यक्ति का हर एक फर्ज बनता है। एक व्यक्ति अगर अपना काम ना करे तो भारत का काम रुक जाएगा। मैं ये चैलेंज के साथ कह देता हूं, अगर भिखारी भीख ना मांगे तब भी भारत का काम रुक जाएगा, क्योंकि ये
हर तरह से डेवलपमेंट देखा जाता है। इसको यूं समझ लीजिए कि अगर एक उंगली आपका काम ना करे तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ, आपका पूरा बॉडी है, कोई भी एक पार्ट काम करना बंद कर दे या ठीक से काम ना करे, आप प्रभावित जरूर होंगे, थोड़ा सा ही होंगे जरूर। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ आरक्षण जो ये नीति लाए हैं कि 10th और 12th झारखंड से होना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री या जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर सरकार तक ये बातें पहुंच जाए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसमें एक परंतु जोड़ने की कृपा करें। मैं बहुत आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, विद्यार्थियों का दर्द कोई नहीं समझता, सीधी सी बात की कोई नहीं समझना चाहता और समझता भी नहीं है। तो कम से कम आप समझिए, आप एक पदाधिकारी के रूप में पदासीन है, तो अपने इस कर्तव्य का, भारतीय संविधान का मान मर्यादा रखिए और इसमें एक परंतु ये जोड़ दीजिए कि ठीक है, ऐसे विशेष कंडीशन में जो 10th 12th बाहर से किए हैं लेकिन मूलवासी हैं, उनका खतियान देख लीजिए, आप रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र देखिए और उनको इसमें ऐड करिए। नहीं तो कई लोगों का भरोसा टूट जाता है और ये कहीं भी गलत किसी एंगल से नहीं होते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपके बच्चे 8th से ही बाहर चले गए, आप भेज दिए कोटा, उधर ही से पढ़ाई किया, 10th 12th सब किया, फिर आप यही नियम आप ही का बनाया हुआ आप ही के गले का जंजाल बन जाता है। तो मैं अपील करता हूं कि ये इस नियम में संशोधन होना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक ठाक भी है। हाँ, इसमें अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि बहुत अच्छे से जांच करना है कि नहीं गलत तरीके से लोग बना रहे हैं रेसिडेंशियल, तो उसके लिए एक कमेटी बना दीजिए और उसके लिए प्रॉपर काम हो। एक चीज और, आयोग को भी ये, आयोग तो चलिए सरकार कार्मिक विभाग जैसा बोलती है वैसा करती है आयोग ठीक है, इस मामले में तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सरकार यदि कहे तो आयोग में एक एक्सपर्ट बैठा दिया जाए इन चीजों को फॉर्म के लिए। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं और ऐसे कंडीशन देखे जाते हैं कि नहीं ये तो 10 12 बाहर से किया है, इसका सर्टिफिकेट तो बाहर का है, तो फिर इनका रेसिडेंशियल अच्छे से जांच कराया जाए कि कहीं जालसाजी तो नहीं है, अगर ये डर है तो। लेकिन ये कहीं ना कहीं विसंगति है इसमें और कहीं ना कहीं इसमें दोष है। मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने बहुत उन्होंने आग्रह किया था और इतने बार कमेंट आप क्यों करते हैं, मैं ये आपके संतोष श्रीवास्तव जी, आप इतने बार कमेंट, एक ही कमेंट को मतलब धड़ाधड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कमेंट आपने किया है एक ही चीज़ को लेके। जैसे मैसेज भेजते ना हेलो तो हेलो 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 हेलो, ऐसे वैसे मत कीजिए, है ना, एक बार कमेंट कीजिए, देख लेता हूँ मैं। आपने ये कहा कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर कुछ वीडियो बनाएं, ठीक है। आपने मेरी वीडियो देखी थी वैकेंसी को लेके सीजीएल वाली, और जो झारखंड निवासी हो और 10th झारखंड से, फिर उसके बाद अच्छी शिक्षा के लिए बाहर कहीं और स्टेट से, और फिर ग्रेजुएशन झारखंड से करा हो, वो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। ये क्या हो रहा है, कोई नियमावली बनाने वालों को कुछ ऐसा सोच नहीं हुआ। प्लीज़ प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। तो चलिए, और एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है, मेरा ही नाम है, तरुण कुमार। आप हैं कहाँ के भाई? सर क्या मुझे अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए? मेरी 10th और 12th पटना से हुई और मैं आधारित रूप से पलामू से संबंध रखता हूँ। यदि आप पलामू से संबंध रखते हो और यदि यहाँ के आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल रखिए, और अगर जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग रखते हैं तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, सरकार का जो नियमावली आएगा वो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद देखी जाएगी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद है इस पे, इसको लेके सोचना चाहिए। हमारे जो ऊपर बैठे पदाधिकारी हैं उनको भी देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा बोलूँगा, मेरी भी एक जिम्मेवारी है, आपकी भी एक जिम्मेवारी है, हर आदमी की एक जिम्मेवारी है, लेकिन लोग यहाँ पद पे जाने के बाद ये भूल जाते हैं कि बाकी लोगों का कुछ अस्तित्व भी है, जो कि ये बहुत गलत है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलूँगा, इस मन से या पूरे लाइफ में याद रखिएगा कि इंसान कहीं भी चला जाए, बस ये सोचिए कि मैं किसी का हेल्प कर पाऊँ, भगवान आपकी बहुत हेल्प करेगा। जिस दिन आपके मन में घमंड आ गया, जिस दिन लोभ लालच पाप आ गए, उस दिन से आपके अंदर विकृति आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर कब बर्बादी के कगार पे बैठिएगा ये कोई नहीं जानता। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी हिस्ट्री में सुल्तान या जितने भी हिस्ट्री में राजा हुए हैं, उनका अगर बहुत अच्छा वर्चस्व रहा हो, पब्लिक के साथ अच्छी डीलिंग रही हो, तो उनका उन्हें आज भी इतिहासकार या आज भी इतिहास पढ़ने वाले नतमस्तक होकर सैल्यूट करके जाते हैं। और इतिहास में वैसे लोग जो बहुत पापी हुआ करते थे, आज भी इतिहासकार उन्हें कटु वचन लिखते हैं, आलोचनाएं करते हैं,
और आज भी जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उन्हें मन ही मन गाली देते हैं। ये मानिए या मत मानिए, फैक्ट बात है। तो कुछ हमें ऐसा काम कर जाना चाहिए। स्टूडेंट हैं तो आपका एक ही जिम्मेवारी बनता है, दिन रात जम के पढ़ना। ठीक है, नियमावली जो भी हैं बनेंगे, जिस दिन होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हम खाना पीना बंद कर दिए, बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दी। पढ़ाई आपका सबसे मेन काम है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है या शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा देगा। बाकी दुनिया की कोई ऐसी ताकत आज तक ना बनी है ना बनेगी। तलवार में वो धार कभी नहीं आ सकता जो शिक्षा वाली जो ये धार है ना कलम की, इसमें आ सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो का बनाने का जो मेरा मकसद था, इससे आप मतलब अगर ऐसा हो कि सरकार तक ये बातें पहुंच पाएं या किसी मीडिएटर के पास पहुंच जाए, तो मैं अपील करता हूं कि इनको लेके कुछ किया जाए। ठीक, दूसरी बात, मैं अंततः एक बार और फिर से बोल दूं कि मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, और मैं एक मंच पे हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से धड़ा बोल दे रहा हूँ। एक मंच पे एक मर्यादा होती है, एक इज्जत होती है, और मैं इसका हमेशा सम्मान करता हूँ, इसका ख्याल रखता हूँ। तो अगर किसी भी इंसान को या जो वीडियो देख रहे हो किसी भी छात्र छात्रा को अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो या लगा हो कि सर राजनीति कर रहे हैं, सर यहाँ आरक्षण वाली बात बता रहे हैं, जातिगत बात बता रहे हैं, संप्रदाय को भड़का रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। छात्रों का दर्द जो था मैं उसे दिखाने का प्रयास किया कि ये बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं। आप झारखंड के हैं लेकिन झारखंड में नौकरी आप नहीं मिलेगा आपको। खुद सोचिए कितना दर्द भरा ये जो बात है वो कितना दर्दनाक है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे की मदद करिए। भगवान देखते हैं ऊपर से ही, और हमेशा जब मदद करिएगा तो भगवान आपकी भी मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।